तो जीएस का एक ऐसा पेपर है ऐसे जिसमें आप आराम से 150 नंबर उठा सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शनल और ऐसे में क्या मार्क है ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका रैंक क्या हो। वहाँ पे हर एक टाइप का डील होता है कि भगवान ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये करवा दो वो करवा दो। मतलब सपोज करो कि कल इंटरव्यू है तो उस रात में नींद नहीं आती है। 2 बार आपने प्रीलिम्स लिखा और दोनों बार आपने क्लियर भी किया। तो बहुत कम टाइम में मैंने सारा कुछ किया। तो मेरे एग्ज़ाम की बात किया जाए तो सारे एग्ज़ाम जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर किया है। ओके, चाहे वो IIT JEE हो या EEE हो या फिर कैट हो, गैट हो या फिर GMAT हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अभी कर रहे हैं या फिर आपने अभी शुरुआत की है, तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों के हमारे पास में कॉल आते हैं कि शिवम जी आप उन लोगों का इंटरव्यू लीजिए जिन्होंने कई बार इंटरव्यू फेस किया है, इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने फ्री लिखा है और जो इंटरव्यू दे करके आए हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो उनमें से ही एक जो सर हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं, अनपढ़ के ये फाउंडर हैं। इन्होंने शुरुआत की है मुखर्जी नगर में। इनका नाम है अमित कुमार। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे जो डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने और भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें भी इनकी अच्छी रैंक है और इनसे ही अभी हम बात करने वाले हैं अमित सर से। सबसे पहले ये बताइए अमित सर, मुझे पता चला है कि पहले आप US में जॉब करते थे। आपने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, कई सारी कंपनियां थी। लाखों रुपए की जॉब आप छोड़ के वापस अपने ही भारत में क्यों आ गए, खूबसूरत देश में? यार देखो, अगर आप बात करें माइग्रेशन की तो ये हर कोई भली भांति वाकिफ़ है। आप US में जाओ और US में जाके आप जब वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं वो फील नहीं आता है कि आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो। ओके, मेन मोटिव ये था कि मैं पढ़ा लिखा सारा कुछ यहाँ से, तो मैं अपना जो टैलेंट है मैं दूसरे कंट्री में मैं क्यों दूँ। हाँ, ये लोग बोलेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करो, फिर इंटरनेशनल रिलेशन होएगा एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। ओके, बट मेरा मानना है कि जब मेरा खुद का पोटेंशियल है तो मैं ये पोटेंशियल अपने देश के लिए यूज़ करूं। ओके, ये मेन मोटिव था जिसके कारण मैं वहाँ से जॉब छोड़ के फिर आया। ओके, फिर UPSC में लगा। UPSC में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। ओके, उसके बाद प्रीवियस प्रीवियस की बात किया जाए तो जो टॉप जो जिसको बोला जाता है इंडिया में कि वो 3 आई जो है वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो टफेस्ट है, तो वो सारे मतलब आई वाला जैसे IIT, ISC मतलब जैसे गेट कैट और ये सब माना जाता है बहुत टफ एग्ज़ाम है। मैंने सारे एग्ज़ाम मतलब लगातार मैं क्वालिफाई किया। अगर मेरे कैट परसेंटाइल पे आप जाएं तो पिछले बार 99.9 था, इस बार 100 का है आसपास। ओके, 100 है टोटल। ओके, ये सारा चीज़ें हैं। ओके, तो रही बात दूसरी संस्था के बारे में, तो अनपढ़ ही क्यों। ओके, लोग हर कोई मेरे से पूछता है। इनफैक्ट मेरे FMS के कुछ प्रोफेसर हैं वो भी पूछे हैं कि यार अगर तुम एक नेगेटिव नैरेटिव से तुम जा रहे हो मार्केट में तो वो तुम्हारे ब्रांडिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग होगा। लेकिन अगर आप अनपढ़ पे आप गौर करें तो मेरे उस लोगो पे देखिए कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश का है। ओके, UN। अगर उसको आप फ्रेंच वर्ड में अगर आप खोजेंगे, अगर आप नाउन के थ्रू जा रहे हैं तो उसका मतलब होता है अ, मतलब जिसको आप एक, जिस हिंदी में आप उच्चारण करेंगे ए होता है प्रॉपर, उसको अगर ऑब्जेक्ट मतलब उसको आप डिफाइन करेंगे तो वो सारे मीनिंग कुल मिला के 1 होता है कि एक पढ़ा लिखा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मैंने अनपढ़ नाम रखा कि चीज़ें एक जो नेगेटिव नैरेटिव है या फिर नेगेटिव जो सोचता है उस चीज़ों को मैं पॉजिटिव में कैसे बदलूँ, तो इस बेस पे। 2 बार आपने प्रीलिम्स लिखा और दोनों बार आपने क्लियर भी किया। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका पहली बार में नहीं होता, दूसरी बार में भी नहीं होता, तीसरी बार में भी नहीं होता। उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने ये कैसे क्लियर किया? देखिए कि जिस टाइम में मैं सारा कुछ आया जॉब एंड ऑल दैट छोड़ के, तो बहुत कम टाइम में मैंने सारा कुछ किया। तो उसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जो चीज़ें हैं वो एक स्ट्रेटजी बनाइए, माइक्रो मिनी लेवल पे जाके आप चीज़ें समझिए। ओके, ताकि आपको वो चीज़ें जब आप एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन, क्या होता है ना कि UPSC के एग्ज़ाम का ना एक पैटर्न है, यूनिक पैटर्न है कि आप 1 से लेके जो 20 के बीच का क्वेश्चन है आप इजीली कर लेते हैं अगर आप 3 से 4 महीना ढंग से पढ़े हैं तो। उसके बाद वाला जो 20 से 30 वाला जो फेज़ है उसमें जो थोड़ा पढ़ा लिखा मतलब जो थोड़ा मेहनत करता है वो कर पाता है। लेकिन असली कंपटीशन चालू होता है नंबर 40 क्वेश्चन से लेके 55-60 के बीच में। वहाँ क्योंकि आप कैटेगरी वाइज देखते जाएँ तो रिजल्ट की श्योरिटी होती जाती है। ओके, अगर आप 50 कर रहे हैं तो आपका कुल मिला के मतलब
अगर आप PSW में हैं या फिर आप विकलांग कैटेगरी से हैं, ये सारा चीज़ें हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते जाता है। तो वहाँ से आप कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं वो मैटर करता है। ओके, और जब आप उस फेज में जाएंगे मैक्रो और मिनी लेवल पे जाके, ओके, तब जाके चीज़ें बेहतर होगा। और उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप बढ़िया से NCERT पढ़िए, जो आपके पास क्लास नोट्स है या फिर आप मार्केट से जो नोट्स उठाए हैं वो सारा कुछ उठा के पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि जब तक आप बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं या कोई और किसी को आप सजेशन देंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आप उस सजेशन को कितना अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिकॉज सभी का अलग अलग IQ है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ और आप भी 10 घंटा पढ़िए तो ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि घंटा इस एग्ज़ाम में मैटर नहीं करता, बिकॉज आपके कंपिटिटर आपको डिसाइड करता है कि वो एग्ज़ाम कितना टफ होगा और कितना आसान होगा। इसलिए आपने 2018 में इंटरव्यू दिया, 2019 में दिया, तो बहुत सारे छात्र जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि जब अमित सर इंटरव्यू देने गए थे तो उस टाइम कैसा फील हो रहा था, क्या घबराहट नहीं हो रही थी अंदर, क्या पूछा जाएगा और क्या पूछा गया था अंदर? यार देखो क्या होता है ना कि इंटरव्यू मतलब सपोज करो कि कल इंटरव्यू है तो उस रात में नींद नहीं आती है, पहला। और दूसरी बात, जब आप इंटर लेते हो गेट नंबर 2 या 3 के आस, तो गेट तक जाने तक तो एक डर होता ही होता है। जब आप हॉल में बैठते हो वहाँ जाके चीज़ें और थोड़ा डर होने लगता है, क्योंकि किसी का अगर इंटरव्यू ख़राब गया और जब वो आता है तो उसका मुंह लटके हुआ आता है, कोई खुशी खुशी जाता है, तो वहाँ प्रेशर अप डाउन होते रहता है। इनफैक्ट इंटरव्यू पैनलिस्ट के गेट तक जाते तक ओके बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब चेयर पे बैठने पे तो और लगता है कि अब ये लास्ट डे है। वहाँ पे हर एक टाइप का डील होता है कि भगवान ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये करवा दो वो करवा, सारा एकदम चलते रहता है दिलो दिमाग में। लेकिन जब आप पैनलिस्ट जब पूछना चालू करते हैं तो फिर धीरे धीरे सहजता आ जाती है और तब जाके चीज़ें बेहतर होता है। कुछ क्वेश्चन का उदाहरण देके बताइए। हाँ, जैसे कि अगर आप मेरे पहले इंटरव्यू की बात किया जाए तो मनोज सोनी सर के पैनल में था, तो मेरे से यही पूछा गया कि वाई यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटल इन टॉप MNCs कंपनी एक्चुअली। ओके, ठीक ठाक पैकेज पे आप हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप IAS बनने के लिए आए हो, क्यों, वहाँ क्यों नहीं? तो ये सारा हो गया। उसके बाद उस टाइम में जो चीज़ें था मेरे एकेडमी बैकग्राउंड से था, जैसे कि मेरे होम टाउन है, वहाँ से पूछा गया कि दरभंगा का मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद जो करंट सिनारियो था उस टाइम में, उस सिनारियो से पूछा गया। मेरे ऑप्शनल से पूछा गया कि बिहार में मतलब जो गर्ल्स रिजर्वेशन है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, क्यों ना हम मतलब एक सोसाइटी में अगर इक्वलिटी होगा। ओके, बेसिकली मेरे से वो पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा है कि सपोज करें कि रिजर्वेशन हटा के उनको खाना बनाने का ट्रेनिंग दिया जाए एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। बिकॉज क्या है कि अगर एक तरफ जेंडर इक्वलिटी की बात किया जाए तो दूसरे तरफ डाइवोर्स रेट भी बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट से मुझे पूछा गया, बेसिकली मेरा जो ऑप्शनल था इस चीज़ों को लेके। आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी था, उसमें भी आपने काफ़ी अच्छा दोनों बार स्कोर किया है, 300+ ही रहा है। क्योंकि एक को जब नए एस्पिरेंट होते हैं उनके साथ में ये समस्या होती है कि हम ऑप्शनल अपना कैसे डिसाइड करें और क्या लें और क्या ना लें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, 2-4 महीने तो कुछ और पढ़ते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार इसको बदलो, कुछ और लो ऑप्शनल। तो ये आप उन लोगों को बताइए वो अपना ऑप्शनल कैसे लें और अच्छा स्कोर उसमें कैसे करें। यार देखो कि ऑप्शनल कोई भी रहे, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज एक टाइम था कि लोग मतलब जैसे अगर आप 14 से पहले की बात किया जाए, 2014 से पहले की बात किया जाए, तो मतलब जिस टाइम में प्रीलिम्स का मार्क्स जुटता था, ओके, तो लोग प्रीलिम्स या फिर इस तरह की चीज़ें करता था। अब टाइम ऐसा है कि आपका जो अगर आपको रैंकिंग चाहिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसे पे और आपका जो ऑप्शनल है उस पर गेम खेलना होता है। ओके, बिकॉज क्या आप मान लीजिए कि GS में है, GS में आप बहुत ज़्यादा तुर्रम खां हैं तो आप 400 नंबर लाएंगे और वो एवरेज सबका उतना आएगा। ओके, लेकिन आपके ऑप्शनल और ऐसे में क्या मार्क है ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका रैंक क्या होगा। ओके, तो उसका जो स्ट्रेटजी है आप बढ़िया से बनाइए, पढ़िए। आपका ऑप्शनल कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेहनत करेंगे, चीज़ आउटकम आएगा। ऑप्शनल में तो आपने भी ऐसे में तो आपने भी गेम खेला है। हाँ। ये गेम आपने कैसे खेला? निशांत जैन से भी ज़्यादा नंबर? देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं, कोशिश करिए कि भाषा आपका एकदम सहज हो, कि पढ़ने वाले को चीज़ें समझ में आए। बहुत ज़्यादा टफ वर्ड आप यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ आपको अटैच होना चाहिए जो कॉपी चेक कर रहा है उसके दिलो दिमाग से। क्योंकि आप नहीं चाहते हैं, आप कितना खूबसूरत है, आप कितना हैंडसम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना खूबसूरत लिख रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आप उस ऐसे को लेके आप कितना अटैच कर पाते हैं।
कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से आप कितना रिलेवेंट चीज़ों को आप कर पा रहे हैं, रिपीटेशन ना हो, कि जो कंटेंट है कंटेंट आप रिपीट ना करें, कंटेंट रिपीट के बाद जो चीज़ें हैं कि जैसे क्या होता है कि आपको मोटा मोटी आप यूपीएससी की बात लिया जाए तो 1200 वर्ड में लिखना रहता है, लगभग 6-7 पेज। उस पेज में मोस्ट प्रोबेबली होता है कि लोग कंटेंट रिपीट कर देता है, या फिर जो पैराग्राफ होता है पैराग्राफ को इंटीग्रेट नहीं कर पाता है, एक दूसरे से अटैच नहीं कर पाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आप मतलब हर कोई किसी ना किसी का रिकॉर्ड तोड़ता है। ओके, तो इस वाले चीज़ों को लेके तो मैंने कहीं ना कहीं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि निशांत सर की बात, तो मैंने भी उनके ऐसे बहुत सारे देखा। उसके बाद और भी जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका बहुत सारे ऐसे मैं देखा। उस पर जाके कहीं ना कहीं लिखने की भी बात आई। लगभग मैं 100 के आसपास मैंने ऐसे लिखा था अपने उस मतलब मेंस के दौरान या मेंस से पहले। लेकिन उसमें ऐसे की बात अगर किया जाए तो जीएस का एक ऐसा पेपर है ऐसे जिसमें आप आराम से 150 नंबर उठा सकते हैं 250 में। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा शार्प दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कहाँ से नंबर उठाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, मुखर्जी नगर में अक्सर मैं घूमता ही रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। जब मैं बाहर निकल रहा था तो कुछ स्टूडेंट चर्चा कर रहे थे कि अनपढ़ है क्या, और वो ये भी कह रहे थे कि जो अनपढ़ में 100% की छूट दी जा रही है, कोई कह रहा था 50% की दी जा रही है। इसको भी जानना चाहूँगा, ये क्या है? आप बेसिकली आप 100% और 50 मतलब 50 और 100 या फिर 30% का आपने बात सुना होगा मार्केट में। तो द रीज़न बिहाइंड क्या है कि ये सब चीज़ें जो है, जो डिफेंस से जिनकी फैमिली है, ओके, जिनके फादर ने देश के लिए शहादत दिया, और उसके चाइल्ड जो भी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग 100% फ्री दिए हैं कि आप आइए, आप टेस्ट लिखिए, या फिर जहाँ पे भी मैं हेल्प कर सकता हूँ वहाँ पे हम लोग करेंगे। उसके बाद जो अर्धवैल जो अभी करंट सर्व कर रहे हैं अपने सर्विस, उनके बच्चों के लिए हम लोग 50% दे रहे हैं। जो गर्ल्स चाइल्ड है उनके लिए 30 to 40% हम लोग रखे हैं कि इस टाइप की चीज़ें हो। बिकॉज मैं खुद चाह रहा हूँ कि चीज़ें जितना बेहतर हो उतना बढ़िया है। ये नाम कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि ये बिल्कुल हटके है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, पहली बार ही देख रहा हूँ। जब मैं मार्केट में निकल रहा था, बच्चों ने कहा, स्टूडेंट ने, तो मैंने कहा मिलूंगा ज़रूर मैं उनसे जिनका भी ये अनपढ़ है। तो ये ऐसा कहाँ से आइडिया आया? ओके, देखिए, अनपढ़ की अगर बात किया जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया मीटिंग के दौरान या मीटिंग से पहले कि अनपढ़ का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट 2 वर्ड से मिल के बनाया गया है। एक तो आप गौर करेंगे मेरे लोगो पे, तो वो ये है कि UN है लिखा हुआ, और उसको आप फ्रेंच में नाउन के बेस पे अगर आप खोजेंगे तो ए होता है, मतलब एक। और एक जो दूसरा जो 2 वर्ड है, पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ है, तो पढ़ा लिखा तो आप भली भांति परिचित हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो कुल मिला के अगर उसको आप अटैच करेंगे तो एक पढ़ा लिखा, मतलब द थिंक इज द टाइम टू चेंज द नैरेटिव। बहुत सारे बच्चों के माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और इंडिया से बाहर जाके अच्छी खासी जॉब करें। लेकिन आप वहाँ से वापस आ गए, आपके घर वालों ने ये नहीं कहा कि बेटा आप यहाँ पे आ रहे हो और वहीं पे रहो, अच्छी खासी जॉब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप इंडियन पेरेंट्स की बात किया जाए तो इंडियन पेरेंट्स तो हमेशा ऐसे बोलते हैं, ओके। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि आप यूएस की तरफ आप रुख करते हो कि आप यूएस में सेटल होना चाहते हैं। वाई वी नॉट डेवलप इन आर कंट्री लाइक अ यूएस, ओके। मैं ये क्यों नहीं कर सकता इंडिया में रह के? अगर आप एंटरप्रेन्योर में आ रहे हो, आप एक बिजनेस में आ रहे हो या उद्यमी में आ रहे हो, तो आप यहाँ डेवलप करना सीखो, ओके। बिकॉज क्या होगा कि आप यूएस चले जाओगे, चीज़ें बेहतर हो जाएगा आपके पर्सनल लेवल पे, लेकिन आपने यहाँ से सारा कुछ पढ़ा है तो देश को आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये मैटर करता है। और यही मेन मोटिव था कि मैंने वहाँ से छोड़ के फिर इंडिया आया। आपका ये जो अनपढ़ कोचिंग है, इसकी जो अभी शुरुआत हुई है, ये क्या इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है या फिर इंग्लिश में ही है? नहीं, ये दोनों मीडियम के लिए है, ओके। कि आप इंग्लिश से आएँ, हिंदी से आएँ, ये सारे मीडियम के लिए हैं। हम लोग अभी वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं, ऐप डेवलप करवा रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी कोना में रहें, आप उस सारे भाषा में आपको मिल जाएगी चीज़ें। हम लोग का ये कोशिश है बेसिकली। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट आपसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके लिए आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ बिल्कुल, आप मेरे सोशल मीडिया पेज पे जा सकते हैं। वेबसाइट अभी अंडर डेवलप है, वो हम लोग अभी करवा रहे हैं। आप वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सैटरडे संडे मैं ऑफिस में रहता हूँ, आप यहाँ आके मेरे से पर्सनली गाइडेंस आप ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे छात्र में भी कमेंट करते हैं। कल परसों भी बिहार से कई लोगों का कॉल आया था कि शिवम भैया हमें कोचिंग ज्वाइन करना है, उससे पहले हमें कुछ बहुत सारे डाउट हैं वो क्लियर करने हैं, तो कोई सीनियर हमें बताइए जो हमें बता सकें। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये जगह है वर्धमान मॉल में।
अगर आप किसी से भी यहाँ पे आके पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है तो उसके लिए हमने स्क्रीन पे 2 नंबर लगा दिए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नेक्स्ट टाइम उन पर ध्यान जरूर देंगे। आपने और भी कुछ एग्जाम जो है क्लियर किए हैं, आपकी अच्छी रैंक है ऑल इंडिया में, उनके बारे में भी बताइए। देखिए कि अगर आप मेरे एग्ज़ाम की बात किया जाए तो सारे एग्ज़ाम जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर किया है। ओके, चाहे वो IIT JEE हो या EEE हो या फिर कैट हो, गैट हो या फिर GMAT हो, ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। ओके, वो विथ अच्छे रैंकिंग के साथ। तो ये सारा चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस अपना काम देगा, और वो एक्सपीरियंस मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले जो यंग जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है जिसके कंधे पे वो आने वाले टाइम में देश का मतलब पूरे बाहर रहेगा, वो लोग वो एक्सपीरियंस लें और क्या ना करें, क्या करें, इस चीज़ों को लेके आगे इम्प्रूव करें। एक सबसे बड़ी समस्या यही रहती है UPSC एस्पिरेंट के साथ में, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या लें क्या ना लें। हाँ, देखिए ये UPSC एस्पिरेंट नहीं, ये सारे फील्ड में ये चीज़ें हैं। ओके, कि आप चाहे मेडिकल का एग्ज़ाम लो या फिर IIT का एग्ज़ाम लो या कैट लो, गेट लो या फिर GMAT लो, ये सारे में रहता है कि आप क्या स्किप करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस चीज़ पे कितना फोकस करें, ये सारे एग्ज़ाम में होता है। हाँ, लेकिन अगर आप मोटा मोटी अगर आप सिविल सर्विस की बात करें, चाहे स्टेट PCS हो या UPSC हो, ये सारे में ये पैटर्न लागू होता है। तो अब आपने ये ठान लिया है कि मैं विदेश से लौट करके आया हूँ और भारत में बनाऊंगा IAS ऑफिसर, IPS बनाऊंगा। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मैं बनाऊंगा। ओके, बिकॉज मेरे गाइडेंस से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कुछ ना करेंगे। ओके, कोई भी रहे, कोई भी फैकल्टी रहे, अपने लेवल पे बेस्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन आप उस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ में, बिकॉज आप कितने पंचुअल हैं टाइम को लेके, कितना एफर्ट दे रहे हैं, कितने रेगुलर आप मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ मेहनत करें। मतलब ये सारी चीज़ें आपके मेहनत और टाइमिंग, ये सारा कुछ में आपके सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिशा दिखाने का आप काम करेंगे, मेहनत वो लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना कि आपके सफलता इस बात पे निर्भर करता है कि आपके जो गाइडेंस कौन कर रहा है। ओके, बिकॉज क्या होता है ना कि गाइडेंस का बहुत बड़ा भूमिका होता है। बहुत सारे छात्र इंटरव्यू तक पहुंचना चाहते हैं, प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, ऐसे में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपना ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ स्टूडेंट से मैं मिलता हूं तो वो कहते हैं मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 20-20 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 18-18 घंटे पढ़ता हूं। आप कितने घंटे पढ़ते थे लगभग? यार देखो कि मैं इस चीज़ से हमेशा मैं चीज़ों को डिनाई करता हूँ कि आप कभी भी सिविल सर्विस की तैयारी, ये इंडिया का टॉप मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है, आप घंटे के हिसाब से पढ़ोगे तो यार नहीं कुछ होगा, ये रियलिटी है। ओके, कहने के लिए तो मैं भी बोल दूंगा कि मैं 14 घंटा 15 घंटा पढ़ता है, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, आप एक टाइम स्लॉट आप डिवाइड करें, उसमें जो कंफर्ट, एक ह्यूमन बॉडी कितना लगभग 2 घंटा कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद बीच में आप गैप लें। ओके, फिर से जो दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि आप एक सब्जेक्ट पे फोकस एक दिन में ना करें, आप अपना टाइम टेबल में 4-5 सब्जेक्ट रखें थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि मान लें कि आप 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए, वो आपके अपने कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, तो उसके हिसाब से बनाइए कि एक दिन में आप कम से कम 3-4 सब्जेक्ट आप पढ़ें, और उसमें क्या होगा कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो इंटीग्रेट जो मल्टीटास्किंग अप्रोच जो होता है वो आप डेवलप करें, और यही डिमांड है UPSC का। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा इस वीडियो के एंड में, आपकी जो कमी कहाँ रह गई जिसकी वजह से अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि यार देखो क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि मैं 2 चीज़ों पे मैं फोकस नहीं कर पाया। ओके, एक तो इंटरव्यू में जो एक एक्सपेक्टेशन होता है पैनलिस्ट को कि आप जब एक टॉप MNCs में काम करके आते हैं, ओके, आप इतना तूफान मचा के आते हैं, देन फिर कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब मैं अगर कुल मिला के कहूँ तो मैं खुद को कवरेज नहीं दे पाया कि मैं ही बेस्ट कैंडिडेट हूँ। ओके, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड, आप जब एडोबी या फिर फेसबुक या गूगल जैसे इंस्टीट्यूट से आप मतलब जो भी संस्था है उससे आप काम करके आते हैं, उसके बाद आप उस IAS के लिए जब जाते हैं तो चीज़ें ये देखने को मिलता है कि ये मतलब कर पाएगा या नहीं, या बीच में कहीं छोड़ तो नहीं देगा, या फिर सिलेक्शन के बाद ये ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग के बीच में ही चले जाए, एक सीट खराब ना हो। ये सारा कुछ पैनलिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और यही कारण था कि यहीं पे मेरा से मतलब स्पेशली आप कह सकते हैं कि कमी रह गया। और दूसरा कि जो GS वाले जो टर्म था, GS में कुछ नंबर कम था जिसके कारण ऐसा हुआ था। तो आगे अभी आप और भी तैयारी करेंगे या फिर दूसरों को ही कराएंगे? देखो क्या है कि मैं ये बोलूँ कि मैं तैयारी नहीं करूँगा तभी मेरा अटेम्प्ट बचा है। ओके, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस लेवल तक जाऊँ। ओके, कि ताकि अंडर 10 में या फिर अंडर 50 में, ये मैं प्रॉमिस नहीं करता कि होगा नहीं होना, रिजल्ट होना ना होना वो अलग बात है। ओके, लेकिन आप अपना एफर्ट, अपना मेहनत कितना दे रहे हैं ये डिपेंड करता है। बिल्कुल।
हमारी पूरी शुभकामनाएं। और वैसे भी हम सर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, होगा ज़रूर एक ना एक दिन, कोशिश पूरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरे छात्रों की भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं। और जो भी आपको जानना है, पूछना है, आपके जो भी डाउट हैं सारे क्लियर आपके हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।